अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। तो कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस बेसिकली 3 तरीक़ों से होती है। एक होती है एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स, दूसरा होता है ये टिश्यू कल्चर्स के थ्रू, तीसरा होता है सेल कल्चर्स। ये 3 सेल कल्चर के ज़रिए से, टिश्यू कल्चर के ज़रिए से और एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग के ज़रिए थे। अब एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो फर्टाइल एग होता है, जो कि फर्टाइल एग जो कि 5 से 12 दिन तक, मतलब जो 5 से 12 दिन का फर्टाइल एग हो और इनएक्युलेटेड हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो वायरस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लुएंज़ा वायरस, जो कोई भी वायरस, तो उसको उसमें इंजेक्शन के थ्रू एग के अंदर डाला जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर स्पेशल लेयर्स होती हैं, उसके अंदर उसको वायरस को डाला जाता है जिधर जाके वो ग्रोथ करते हैं। द ओपनिंग में बी सील्ड विद पैराफिन एंड एग इनोकुलेटेड एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जो उसका सुराख होगा उसको पैराफिन के ज़रिए ब्लॉक किया जाता है और जो एग होता है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनोकुलेट किए जाते हैं। Chick embryos contain several different types of cell in which various viruses will replied। मैंने आपको बताया कि चिकन का जो एम्ब्रियो होता है उसकी ज़ाहिर बात है, आपने अगर अंडा देखो जो कि अभी-अभी जिसके अंदर नया एम्ब्रियो बना हो, तो फिर वो क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है? तो वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट वो इंजेक्ट किया जाता है वायरस, जिधर जाके वो ग्रो करता है, रिप्लिकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनिया वायरस कैन बी ग्रोन ऑन द, या लेयर का नाम है कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस लेजियंस और पॉक्स। कि इसमें क्या होता है कि जो या वैक्सीनिया वायरस है, ये आपको लेयर मेम्ब्रेन का ये बताया गया कि इस मेम्ब्रेन में जाके ये रिप्लिकेट होता है। अब द चिक एम्ब्रियो टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा एंड अदर डिजीज़ेज़, कि ये इन डिजीज़ के लिए यूज़ होती है। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में बेसिकली क्या होता है, कोई भी टिश्यू लिया जाता है एनिमल्स का, या एनिमल्स का ले लो, या ह्यूमन्स का, तो उसको फिर कल्चर के अंदर रखा जाता है। कल्चर के अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, बफर, एंटीबायोटिक्स और वो मिलाई जाती है और कल्चर बनाया जाता है। टिश्यू को रखा जाता है और टिश्यू उधर जाए ग्रो करता है और फिर वायरस को उसके अंदर एंड डिफ्यूज़ कराया जाता है, जिधर वायरस फिर जाके ग्रोथ करता है। तो ये इसका खुलासा है। अमंग देम टिश्यू कल्चर अमंग देम आर कन्वीनियंस, relative economy of maintenance compared to animals, observable cytopathic effect and choice of cells for their accessibility to particular virus। ये ज़रा मुश्किल है तो इस वजह से मैंने आपको उसका वो बता दिया। अब क्या आता है हमारे पास, सेल कल्चर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सेल कल्चर के आगे 3 टाइप्स हैं। सेल कल्चर तीसरे तरीके है, प्राइमरी सेल कल्चर, डिप्लॉयड सेल कल्चर एंड कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स। प्राइमरी सेल कल्चर में क्या होता है, ये इसमें भी ये होता है कि जो एनिमल या ह्यूमन का टिश्यू लिया जाता है, ठीक है, उसको कल्चर किया जाता है। व्हेन सेल्स फ्रॉम दीज टिश्यू आर प्रोसीड एंड कल्चर, द फर्स्ट मोनो लेयर इज रेफर टू एज अ प्राइमरी कल्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब जो सेल इस टिश्यू में से निकाला जाएगा ना, उसको जब कल्चर किया जाता है तो वो सेल इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक लेयर बना लेते हैं हल्की सी अपने कल्चर के, पूरे कल्चर के ऊपर। तो उसको लेयर को कहते हैं मोनो लेयर। द सेल फ्रॉम सब कल्चर आर कार्ड सेकेंडरी कल्चर। अब इस कल्चर में से कोई सेल लेके दूसरा कल्चर बनाया जाएगा तो उसको कहेंगे सेकेंडरी कल्चर्स, ठीक है। Cell cultures prepared from fresh tissue resemble from closely the cell in the whole animal, कि ये fresh tissue से बनाया जाएगा। Cell derived in this manner can be subcultured only a limited number of time before drying। तो इसमें जो होता है ना, ये सेल ये कुछ टाइम के लिए डिवाइड होगा, उसके बाद वो मर जाएगा सेल। Some types of cell only a few divisions are possible, for other 50 to 100 divisions occur। कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ 5 से 10 कुछ डिवीजन्स होती हैं, और जो और सेल और मतलब जो कल्चर का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन्स हो जाती है। अब हमारे पास का प्रोसेस लिखा हुआ, प्राइमरी सेल कल्चर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश टिश्यू विच इज़ यूजली mined with sharp sterile razor and dissociated with the aid of
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसमें क्या होता है कि ये माइंड लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रेज़र के ज़रिए स्टेरॉइड रेज़र उससे एक सेल निकाला जाता है, या क्या किया जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इनटू अ सेल द सेल्स आर वॉश्ड विद अ फिजियोलॉजिकल बफर इनटू अ फिजियोलॉजी रिमूव द प्रोटियोलाइटिक। अब उसको क्या किया जाता है कि फिजियोलॉजी का बफर साफ किया जाए ताकि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हमने यूज़ किया था वो रिमूव हो जाए। एंड देन सस्पेंडेड इन अ स्पेशल ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग अ बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन। कि इसमें क्या होता है कि वो कह रहा है कि फिर हमने बफर का साफ कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, तो उसमें हमने फिर क्या करना है, हमने बफर जो हमारे पास मौजूद है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम देन सस्पेंड स्पेशल ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग अ बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन। फिर हमने उसको ग्रोथ मीडियम में रखना जिसमें बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन होता है, बफर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड सीरम। Antibiotics may be added to inhibit the bacteria growth. The cell suspension in the growth medium is placed in a tissue culture vessel and incubated. The cells settle on the surface of the vessel and grow into a monolayer. समझ आ गई होगी इसमें आपको कि क्या कहता है कि इसमें हमने क्या सिंपल करना है, एक टिश्यू लेना है, उसमें से हमने निकालना है सिंगल सेल, या वो हम रेजर्स के ज़रिए जो स्टेराइल हो, या हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यूज़ करके हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एक बात दूसरा ये कहते हैं, फिर जब हमने इसको निकाल लिया फिर हमको बफर सॉल्यूशन से उसको वॉश करेंगे, उसको वॉश करेंगे और ताकि उसके ऊपर से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ख़त्म हो जाए। फिर हमने उसको एक बफर में उसको हमने इस तरह करना है कि फिर उसको एक प्लेट में रख देंगे जिधर ऑलरेडी मीडियम बना हो, जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है। उसको हम ग्रोथ मीडियम में रख देंगे जिधर बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन होता है, बफर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सीरम होता है। एंटीबायोटिक उसमें ऐड किए ताकि एंटीबायोटिक ग्रोथ ना हो, और फिर उसको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है जिधर वो ग्रोथ करते हैं और पूरे वेदर और मोनोलेयर बनाते हैं। मोनोलेयर जो होती है, मोनोलेयर वो बना लेते हैं, आपको पहले बताया था मोनोलेयर का मैंने। दूसरी अब इसमें आ जाती है डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी सेल कल्चर। ये जो पहला कल्चर हमने पढ़ा है इसमें से ये दूसरा डिराइव होता है। मैंने पहले बताया था कि अगर प्राइमरी कल्चर से हम डिराइव करेंगे, किसी सेल को उठाएंगे, हम दूसरा कल्चर बनाएंगे तो सेकेंडरी कल्चर कहेंगे या डिप्लॉयड। डिप्लॉयड आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी सेल कल्चर एस्टेब्लिश फ्रॉम अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू सच एज लंग और किडनी। इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी सेल कल्चर से निकला हुआ एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर मतलब एक ख़ास हिस्से का सिर्फ टिश्यू लेते हैं, सर लंग या किडनी। उसके बाद क्या होगा कि ये दे आर ऑफ अ सिंगल टाइप एंड कैन अंडरगो 50 to 100 डिवीजन्स बिफोर डाइंग, कि ये मरने से पहले 50 से 100 डिवीजन करेंगे। दे पोजेस द नॉर्मल डिप्लॉयड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कहते हैं जिसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर्स have the advantages over those prepared from embryonated thickened egg in minimizing the possibility of a patient develop hypersensitivity or allergy to egg yolk। तो ये कहता है कि ये जो तरीका नहीं है, ये इसमें ये होता है ना कि जो वैक्सीन प्रिपेयर होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जो अंडे से प्रिपेयर होती है उसमें बाज़ बंदों को उसके अंदर एल्बुमिन होता है अंडे के अंदर, तो बाज़ बंदों को उससे एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी भी काज कर सकती है। तो नीचे उसकी एग्जांपल है कि जो पोलियो का वायरस है वो उस तरीके से तैयार किया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। इसमें क्या होता है, अपीयर टू बी केपेबल ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबलिंग, के इसमें जो सेल होता है बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। सच सेल लाइन में arises with the mutation of cell strain or more commonly from the establishment of cell culture from malignant tissue। इसमें कहता है कि जो म्यूटेशन हो जाती है और सेल बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट लेवल के ज़रिए बढ़ जाते हैं। द कैरियोटाइप ऑफ दी सेल आर एन्यूप्लाइड, कि जिनके पास डबल क्रोमोसोम होता है वो एन्यूप्लाइड होते हैं। वेरिएबल मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, के अ वेरिएबल टाइप ऑफ द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड नॉट डिप्लॉइड, कि ये कहता है कि ये डिप्लॉइड नहीं होते, ये हैप्लॉइड ही होते हैं, पर इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, एक टाइप की नहीं होते। डिप्लॉइड तो होते हैं ना कि जिनके अंदर सेम टाइप के दो क्रोमोसोम्स की जोड़े हो, पर इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, इसलिए इनको एन्यूप्लाइड कहते हैं।
These cells are also different morphological from the cells of origin. कि ये जो सेल इन जिस सेल से ये बनते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत अलग होते हैं उससे। दे डू नॉट अटैच, मतलब ये इसमें ये कहा गया ना ये पूरे सेंटेंस में कि ये वेसल के साथ अटैच उतना मजबूती के साथ नहीं होते कि जितना पहले दो कल्चर होते थे, प्राइमरी और डिप्लॉयड सेल स्ट्रेंथ, वो बहुत मजबूती के साथ अटैच होते थे। तो ये उस तरीके से वेसल के साथ अटैच नहीं होता।